माइक्रो टीचिंग स्किल्स के फॉर्मेट चल रहे थे, जिसमें से मैंने आपको अब तक के 4 स्किल्स के फॉर्मेट बता चुकी हूँ। जिसमें फर्स्ट स्किल का जो फॉर्मेट था वो था माइक्रो टीचिंग स्किल्स का फॉर्मेट नंबर 1 इंट्रोडक्शन स्किल्स, ये वाली स्किल्स थी। सेकंड जो थी मेरी, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, एक्सप्लेनेशन स्किल है, इसका भी फॉर्मेट मैं बता चुकी हूँ। थर्ड स्किल ब्लैक बोर्ड स्किल, ये भी मैं आपको करा चुकी हूँ। फोर्थ स्किल रीइंफोर्समेंट स्किल, ये भी आपका हो चुका है। अगर आपने इन सारे स्किल्स को नहीं देखा, इसके फॉर्मेट नहीं देखे हैं, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं माइक्रो टीचिंग स्किल्स के फॉर्मेट का लिंक दे दूंगी, आप वहाँ जा कर के चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा इन सारी स्किल्स की डिटेल कि इस स्किल्स का कैसे यूज़ करना है, इन सब को मैंने आपको माइक्रो लेसन प्लान कैसे बनाए इस प्लेलिस्ट में बता रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर ऐड स्क्रीन में आपको शो हो रहा होगा, आप वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं, वो पूरी प्लेलिस्ट आपको उसमें शो हो जाएगी। तो आज हम आते हैं अपने टॉपिक पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो माइक्रो टीचिंग स्किल्स फॉर्मेट में स्किल नंबर 5 है, स्टिमुलेशंस वेरिएशन स्किल्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं पुनर्बलन कौशल। इस स्किल्स पे बेस आज मैं आपको पूरा फॉर्मेट बताऊंगी कि स्किल्स का फॉर्मेट आप अपने माइक्रो टीचिंग के लेसन प्लान में जो फाइल होगी उसमें कैसे बनाएंगे, ये चीज़ बताऊंगी। और साथ में ये बताऊंगी कि इसको आपको वहाँ पे कैसे प्रेजेंट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको इस पेज में दिख रहा होगा कि सबसे ऊपर टॉप में हेडिंग पड़ी हुई है स्किल ऑफ स्टिमुलेशन वेरिएशन, उद्दीपन परिवर्तन कौशल। इसमें आप देख रहे होंगे कि 4 क्वेश्चंस हैं। आइए इनको एक एक करके हम करते हैं। सबसे पहले बात करें अगर ब्लैक बोर्ड में हमारी क्या चीज़ें पहले से फिल रहती हैं, ये ऑलरेडी मैं जो 4 स्किल्स उसमें अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि इनकी इम्पोर्टेंस क्या है इन पॉइंट्स की। तो डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। ये आपको अपने ब्लैक बोर्ड पे मेंटेन करना होगा, स्कूल वाले ब्लैक बोर्ड पे। जैसे ही आप एंट्री करोगे तो बच्चों से थोड़ा बात करते हुए अपना ब्लैक बोर्ड फिल करेंगे आप लोग। कुछ भी मतलब बच्चों से बात करने का तरीका क्या होता है, जैसे आपको पता है कि आपकी क्लास में कौन बच्चा किस दिन आ रहा है किस दिन नहीं आ रहा है। कुछ बच्चे होते हैं बहुत दिनों बाद आते हैं, तो अगर आपको क्लासरूम में एक नज़र आप देखते हो तो आपको पता चल जाता है कि ये बच्चा काफ़ी दिनों बाद आ रहा है। तो उससे ऐसे कम्युनिकेशन करते हुए आप अपने ब्लैक बोर्ड फिल करिए। इससे क्या होता है ना, आपकी क्लास थोड़ी बिजी भी रहती है और बच्चों का ध्यान भी आपकी तरफ लगा रहता है। जैसे किसी बच्चे का नाम लेते हुए पूछ लिया कि बेटा आप इतने दिनों से कहाँ थे, ठीक है, वो बताएगा कि छुट्टी में थे किस वजह से। ऐसे नॉर्मली जैसे बात करते हैं बच्चों से वैसे ही आप पूछेंगे, ठीक है। उनके फिर अपने इसको भी फिल करते जाइएगा साथ में और उनसे पूछते जाइए तो आपका इतना पेंडिंग वर्क रह गया है, कहाँ तक के गया है, कितना बचा है आपका। तो ऐसे आप उसकी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लेंगे और उससे बात भी हो जाएगी और आपका ब्लैक बोर्ड भी फिल हो जाएगा पूरा। यानी एक साथ मतलब आप कई काम कर लोगे और क्लास के बच्चे भी आपकी तरफ उनका ध्यान रहेगा। इसके बाद बच्चों को आप अपनी बुक्स कॉपी खोलने को भी कह सकते हैं। अब आते हैं, आप नॉर्मली इंट्रो होने के बाद, सब कुछ होने के बाद आप बच्चों से कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जैसे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रखा है, यदि वृत्त की त्रिज्या दी गई है तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है। इस चीज को आप ब्लैक बोर्ड पे लिख जरूर दीजिएगा कि यदि वृत्त की त्रिज्या दी गई है, कि बच्चों आप लोगों को वृत्त की त्रिज्या दी गई है तो वृत्त का क्षेत्रफल आप लोग को निकालना है और इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। इतना स्टेटमेंट आप ब्लैक बोर्ड में लिखेंगे और अब कहेंगे बच्चों से कि मैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, आप लोग मुझे उसका जवाब दीजिएगा। जिसको आता होगा वो हाथ खड़ा करेगा, जिससे मैं पूछूंगा वो अपने क्वेश्चंस का आंसर पूर्ण वाक्यों में देगा। इतना कहने के बाद आप अपना डायरेक्ट फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे।
आप बच्चे से फर्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, एक वृत्त की त्रिज्या 49 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसको ब्लैक बोर्ड पे लिखिएगा ज़रूर कि क्वेश्चन नंबर 1 आपने बोला कि एक, या तो आप पूरा क्वेश्चन उतार दीजिए, एक तरीका ये होता है। एक टीचर अच्छे से जानता है कि उसकी क्लास में कब क्वेश्चन पूरा उतारने की ज़रूरत है, कब आप उसको बोल करके आधे में उतार करके बता सकते हैं, इंपॉर्टेंट लाइन उतार करके पूछ सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। नहीं तो बुक में क्वेश्चंस उठा दिए, ठीक है, कई तरीके होते हैं। अगर आप पूरा लिख लेते हो क्वेश्चंस तो भी अच्छी बात है, नहीं लिखते हैं तो आप मेन पॉइंट्स लिख लीजिए। जैसे एक वृत्त की त्रिज्या 49 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको एरिया बताइए। बच्चे को 2 से 3 मिनट का टाइम देंगे, वो इस क्वेश्चंस को अपने फॉर्मूले जो आपने लिख रखा है इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करने के लिए। तो बच्चों को हिंट भी करेंगे, बच्चों मैंने ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है, आप इस फॉर्मूले की हेल्प से क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करके बताइए। उनको थोड़ा सा टाइम दे दीजिए 2-3 मिनट का। फिर उसके बाद जैसे ही आप अपना 2-3 मिनट का टाइम उनको देंगे, उसी बीच में आप अपनी क्या एक्टिविटी करेंगे। जो बच्चा नहीं आया है या कुछ भी ऐसा क्लास में होता है कि 1-2 सेकंड में आप कुछ और भी काम कर सकते हैं। जैसे जिस बच्चे का काम थोड़ा इनकम्प्लीट था, उसका थोड़ा काम देख सकते हैं कि क्या है, कितना उसका रह गया है, तो उस हिसाब से उसको बता सकते हैं कि इतने पेज छोड़ करके आगे से लिखिए। आप उसको आइडियाज़ दे सकते हैं उन 2-3 मिनट्स में। और साथ में बच्चों को आपने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने को दे दिया। फिर जो बच्चे सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद आप बच्चों से पूछेंगे किसका किसका आंसर आ गया। जैसे ही बच्चे बताएंगे कि हमारा आया, सभी बच्चे हाथ उठाते हैं, कुछ नहीं भी उठाते हैं, ठीक है। तो अगर उठाया है तो उनमें से किसी एक बच्चे को उठा करके आप पूछेंगे। अगर उसका आंसर सही है तो ठीक है, गलत है तो आप दूसरे बच्चे को उठाएंगे। ऐसे प्रोसेस, मतलब 2 से 3 बच्चों को आपको पूछना है उनसे, ठीक है। इसके बाद अगर आपको करेक्ट आंसर मिल जाता है, जैसे इसमें आया है कि वृत्त का क्षेत्रफल 7546 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, एक बच्चे ने आंसर दे दिया। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहीं पे ख़त्म नहीं होती है कि आप इतना करके, मतलब कि बच्चे ने आंसर दे दिया, हो गया, वो उस बच्चे का आंसर है, ठीक है। आपकी क्लास के सारे बच्चे का आंसर नहीं है, तो आपकी जिम्मेदारी है इसको पूरा बताने की। आप बताओगे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई बाय 49 मल्टीप्लाई बाय 49, 7 7 49। आपका फिर बचा 22 × 7 × 49। इसको पूरा स्टेप वहाँ पे करके दिखाएंगे। (22 × 7 × 49) और इसको पूरा मल्टीप्लाई करके बकायदा पूरा दिखाएंगे, ठीक है। और फिर इसका आंसर आएगा 7546 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इतना करने के बाद आप बच्चे से फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे। तो हो सकता है क्लास में केवल 10 ही बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर्स दिया हो। अगर आपकी क्लास में 50 क्लास के बच्चे हैं टोटल और 10 ही बच्चों ने आंसर्स दिया है, तो आप दूसरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड ही पूछेंगे। चलो बच्चों, अब हम अगला क्वेश्चन करके देखते हैं। सेम ऐसे ही करना है आप लोग को और मुझे बताइएगा सबके आंसर्स। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, एक वृत्त की त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर, तो वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। आपने बच्चे के लिए क्वेश्चंस पूछा, उसे थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड में क्वेश्चन नंबर 2 करके लिखा। अब बच्चे इस क्वेश्चन को 2 से 3 मिनट दीजिए, वो सॉल्व करें। तब तक आप क्लास में राउंड लगा दीजिए, एक राउंड लगा दीजिए कि कौन बच्चा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इससे क्या होता है ना कि बच्चे क्या करेंगे, जब आप राउंड लगा रहे होंगे क्लास में, तो अगर कोई बच्चा नहीं भी कर रहा होगा तो भी करना शुरू कर देता है,
ठीक है, ये सब उद्दीपन परिवर्तन में ही होता है। पहले क्वेश्चन के आंसर्स में आपने अपने टीचिंग से थोड़ा सा हट के आपका बिहेवियर चेंज हुआ है। उद्दीपन परिवर्तन में यही तो होता है कि आप अपने बिहेवियर में थोड़ा सा चेंजेस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपने क्या चेंजेस किया? आपने हेल्प करी, बच्चे की हेल्प करी, ठीक है, आपने उसकी हेल्प करी, उसकी जो प्रॉब्लम्स थी इतने दिनों से नहीं आ रहा था वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करी पहले क्वेश्चन में, और क्वेश्चन भी सॉल्व करा दिया और प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट कर दी, यानी आपका जो नॉर्मल बिहेवियर था उससे हट के आपने किया। सेकंड क्वेश्चन में आपने क्या किया? आप क्या कर रहे हो? क्लास में राउंड लगाते हुए देख रहे हो, चेक कर रहे हो बच्चों को, कि क्लास में घूम करके आप चेक कर रहे हो कि बच्चा काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। कोई ऐसे तो नहीं कि फालतू में बैठा हुआ हो और आप क्लास में ध्यान नहीं दे रहा हो, ठीक है, आप राउंड करके चेक कर रहे हो, ठीक है। ये भी आपका क्या हुआ? बिहेवियर चेंज हुआ, आपने शारीरिक गतिविधि करी। यही चीज होती है उद्दीपन परिवर्तन में। अब जब आप बच्चे की क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप पूछोगे, क्वेश्चन दे दिया और बच्चे ने 2-3 मिनट हो गए, बच्चे से आप सवाल पूछेंगे। अब उसमें देखेंगे आपकी 20 या 15 बच्चों के हाथ ऊपर उठेंगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि आपने फॉर्मूला तो समझाया पहला वाला क्वेश्चन। इसका कुछ ना कुछ थोड़ा पॉजिटिव इफेक्ट क्वेश्चन नंबर 2 जब आप पूछेंगे और बच्चों को सॉल्व करने को देंगे तो उसमें नजर आपको खुद ही आने लगेगा। आपने क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन बच्चों से पूछा, फिर बच्चों सेम वही प्रोसेस, बच्चों को उठाएंगे, उनमें से अब एक बार में अगर सही आंसर मिल गया तो जरूरी नहीं है कि आप फिर बच्चों को मत उठाइए, आप 2-3 बच्चों को और उठाइए, ठीक है। इससे ये नहीं रहेगा कि एक आंसर टीचर को पुटअप करना है तो बस फिर हो गया, नहीं, उसके बाद भी 2-3 बच्चों को उठाइए और पूछिए उनका आंसर क्या आया। फिर कभी कभी होता है कि 2 बच्चों के आपस में आंसर्स जो होते हैं सेम नहीं होते हैं, थोड़ी बहुत मिस्टेक्स होती हैं। हो सकता है किसी का 612 आ जाए, किसी का 616 आ जाए, तो इस केस में आपको चांस मिल जाएगा कि एक बार और टॉपिक को एक्सप्लेन करें। इस क्वेश्चंस को आप फिर से एक बार और ब्लैक बोर्ड में सॉल्व करेंगे, सेम उसी फॉर्मूले से। वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पे आप पूरा लिखिएगा, वृत्त का क्षेत्रफल इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 22/7 मल्टीप्लाई बाय 14 इंटू 14 इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। तो 7 2 जा 14, आपको कितना बचा? 22 इंटू 7 इंटू 14, यहाँ पे आप पूरा करके दिखा देंगे। फिर 22 इंटू 7 2 जा और ये 14, इसको पूरा मल्टीप्लाई करके दिखाएंगे, और जब पूरा मल्टीप्लाई करके दिखाने के बाद आपका आंसर आएगा 616 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे करके आप अपना पूरा आंसर वहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि क्लास में जो बाकी बच्चे जिनके आंसर्स या तो थोड़े से 1-2 नंबर से नहीं मैच हो रहे हैं या जिनके नहीं आ रहे हैं, उनको फिर से आपने वो टॉपिक समझाया, ठीक है, अपनी एक्टिविटी में थोड़ा सा चेंज करके। थर्ड क्वेश्चन आप पूछेंगे, फिर वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सेम वैसे इसमें भी आप पूछेंगे बच्चों से, 2-3 मिनट का टाइम देंगे और फिर वही प्रोसेस फिर से आप बच्चे से आंसर्स लेंगे। आप देखोगे आपकी क्लास में कम से कम 40 to 45 बच्चे आंसर्स फाइंड कर लेंगे, ठीक है। जो 2-3 बच्चे रह जाते हैं उनको आप बाद में एक्स्ट्रा क्लासेस में उनको वो चीज़ कवर करा सकते हैं, ठीक है। आपकी यानी क्लास में कम से कम 95 बच्चों को आंसर्स पता चल गए निकालना, बाकी जो 5% है उनको आप बाद में बच्चों के थोड़ा ध्यान रखिए कि किन बच्चों ने नहीं दिया है, तो उनकी प्रॉब्लम्स आप जब ये वाला क्वेश्चन दोगे ना तब उनके पास जा करके आप पूछ सकते हैं कि क्या कहाँ पे मिस्टेक हो रही है, ठीक है। तो आपने जैसे ये क्वेश्चंस पूछ लिया और इसका बच्चों ने आंसर्स दे दिया, ठीक है। अब आपको पता है कि आपकी क्लास में 95% बच्चों ने आंसर्स देने लग गए हैं।
अब आप अपने क्वेश्चंस में थोड़ा सा चेंज करोगे। क्वेश्चन नंबर 4, एक वृत्त की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। वृत्त की क्या निकालनी? परिधि। अभी तक आप क्या बता रहे थे बच्चों को निकालने के लिए कि वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। अब आप बच्चों से पूछ रहे हैं कि वृत्त की परिधि बताइए। इस तरीके से आप क्वेश्चन पूछेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर जब बच्चे नहीं देंगे तो ये आपका समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आप क्या यूज़ कर रहे हो? आप प्रॉपर डायग्राम बना रहे हो, 2 डायग्राम। पहला डायग्राम जो ऊपर के 3 क्वेश्चंस को सॉल्व कराते वक्त आपने यूज़ किया था, ठीक है। ऐसे बताओगे कि बेटा इसको हम एरिया कहते हैं और जो ये किनारे किनारे बाउंड्री होती है इसको बोलते हैं इसका वृत्त की परिधि। तो ऐसे करके आप उनको समझा सकते हैं दोनों में डिफरेंस और फिर अपने टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे। यानी कि आपकी टीचिंग मेथड में भी इसमें आपने चेंजेस किया है। जब कॉपी में आप इसका पूरा सोल्यूशन नहीं लिखेंगे, माइक्रो टीचिंग की फाइल में इसका सोल्यूशन नहीं लिखेंगे, ये समस्यात्मक प्रश्न है, ये वहाँ पे आप जो टेक्निक यूज़ करेंगे अपने नॉर्मल बिहेवियर से हट करके, ठीक है, पढ़ाने के तरीके से, तो वो टेक्निक आपको वहाँ पे दिखानी। जैसे मैंने यहाँ पे यूज़ किया था डायग्राम बना करके, ठीक है, आप चित्र के द्वारा बता रहे हो या कोई छोटी सी पिक्चर्स बना देते हो, ठीक है, उसके माध्यम से आप एक्सप्लेन कर रहे हो, तो ये होता है उद्दीपन परिवर्तन कौशल। अब ये तो हो गया इसका कॉपी का फॉर्मेट। सेम ऐसी ही फॉर्मेट बनेगा जैसे आपके सामने दिख रहा है। अब हम इसकी आते हैं अवलोकन तालिका पे। इसकी अवलोकन तालिका हम अपनी फाइल पे कैसे बनाएंगे? ये रही इसकी अवलोकन तालिका। आप देखोगे कि इसमें भी सारे फॉर्मेट की तरह ही टेबल बनी हुई है। जितने अभी हमने माइक्रो टीचिंग के फॉर्मेट देखे हैं उसी फॉर्मेट की तरह ही इसमें तालिका बनी हुई है। इसकी इम्पोर्टेंस, इसकी ये सब चीज़ मैं 3 वीडियो में बता चुकी हूँ। अब सिर्फ इनके मेन पॉइंट्स पे हम लोग डिस्कस करते हैं। इसके जो कंपोनेंट्स के पॉइंट्स हैं, देखिए आप सबके कंपोनेंट्स अलग अलग हैं, ठीक है। कंपोनेंट से ही आपकी देखा जाता है कि आप उस कौशल का यूज़ कर पा रहे हो कि नहीं। फर्स्ट है शरीर संचालन, मतलब आपके बॉडी में मूवमेंट हुआ है या नहीं। आपने अगर ध्यान दिया होगा तो क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने ये कहा था कि आप क्लास में राउंड लगाओगे, ठीक है। ज़रूरी नहीं आप क्वेश्चन नंबर 2 पे ही लगाइए, क्वेश्चन नंबर 1 पे भी लगा सकते हैं, 3 पे। बस आपको मूवमेंट करना है थोड़ा सा। ये नहीं कि क्लास में आते ही आप अपने टेबल से ही चिपके रहें, ऐसा नहीं। आपको क्लास में राउंड ज़रूर लगाना है और जब आप पढ़ा रहे होते हैं तो कम से कम 3 राउंड्स तो लगाने ही होते हैं क्लास में, ठीक है। तो इनके राउंड्स देखे गए हैं कि इन्होंने क्लास में मूवमेंट की है कि नहीं, तो इसलिए हिसाब से उनको रेटिंग दी गई है। रेटिंग ये टीचर्स देते हैं, आपको सिर्फ टेबल बना के छोड़ देना होता है, बाकी रेटिंग वही देते हैं। नेक्स्ट है हाव भाव और भाव भंगिमा का प्रयोग। आपके एक्सप्रेशन में चेंजेस हुआ है या नहीं, ठीक है। जैसे किसी बच्चे ने गलत आंसर्स दिया, या जैसे मैंने आपको एक तरीका बताया है कि 2 बच्चों के आंसर्स में आप देखोगे कि एक का सपोज करिए कि 612 आ गया और दूसरे का 616 आ गया, तो आप क्या करोगे? थोड़ा सा मजाक करते हुए उनसे पूछोगे कि क्या बात है, दोनों के आंसर्स तो चेंज आ रहे हैं, फॉर्म में तो आप दोनों ने ही लगाए हैं। तो उस वक्त आपका जो फेस का रिएक्शन होगा या आपके बात करने का तरीका होगा वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ठीक है। आप दोनों बच्चों को आपस में क्या कर रहे होते हो, फिर बताओ किसका सही है, कुछ ऐसी बात करते हैं उनसे हंसते हुए, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो यह आपका हो जाएगा भाव भंगिमा का प्रयोग। हाव भाव, भाव भंगिमा। आवाज में उतार चढ़ाव। थर्ड पॉइंट है आवाज में उतार चढ़ाव। आपने क्वेश्चन पूछे, बच्चों ने आंसर्स दिए। आपके क्वेश्चन पूछने के बाद जो बच्चों के आंसर्स हैं
आपकी मतलब बोलने के तरीके में ऐसा तो नहीं है कि आप एक ही लय में बोलते चले जा रहे हैं, थोड़ा आवाज में उतार चढ़ाव तो होता ही है। नेक्स्ट है शाब्दिक और मुद्रात्मक केंद्रीकरण क्रिया। आपने शब्दों का सही यूज किया है कि नहीं, ठीक है। आपके बिहेवियर में थोड़ा सा चेंजेस है नहीं, बच्चे के बिहेवियर में चेंजेस आया है या नहीं, उसका क्या रिएक्शन रहा, उसको कितना समझ में आया, ये सब आपका देखा जाएगा। इतने सारे क्वेश्चंस पूछने के बाद आप खुद ही देखोगे कि पहले केवल 10 ही बच्चे आंसर्स दे रहे हैं, फिर आप देखोगे कि थोड़े ज़्यादा बच्चे आंसर्स दे, थर्ड क्वेश्चंस में फिर और ज़्यादा बच्चों ने आंसर्स दे दिया, ठीक है। तो बच्चे मतलब आपके साथ उनको अच्छा लग रहा है, इसी से पता चल जाता है। फिर मौन विराम का प्रयोग, आप थोड़ी देर चुप हो रहे हैं कि नहीं, जैसे किसी बच्चे ने आंसर्स दिया तो थोड़ी देर के एक ही बच्चे के आंसर्स पे ही आप टॉपिक को फिनिश नहीं कर रहे हैं, आपने फिर दूसरे बच्चे को उठाया, फिर तीसरे बच्चे को उठाया, और जब भी उनको उठा रहे हैं तो थोड़ी देर शांत भी रह रहे हैं उनके आंसर सुनने के बाद। तो इसका प्रयोग कर रहे हैं कि नहीं, थोड़ा उनको टाइम दे रहे हैं कि नहीं, कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ऐसा तो नहीं है कि आपने क्वेश्चन दे दिया, इधर से आपने क्वेश्चन बोला कि ये रेडियस इसकी 14 सेंटीमीटर है और एरिया निकालिए बच्चों, और बस जैसे ही इतना बोला उतना अपने आप ही आप ब्लैक बोर्ड में सॉल्व करने बैठ गए। ऐसा तो नहीं कर रहे हैं, बच्चों को टाइम दे रहे हैं कि नहीं, थोड़ी देर शांत रह रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ देखेंगे वो। मौन विराम, सेंटेंस बोलने के बाद प्रॉपरली आप रुक रहे हैं या नहीं, ये चीज़ किया गया है कि नहीं, उस हिसाब से टीचर रेटिंग देता है। दृश्य श्रव्य क्रम में परिवर्तन। अब मैंने एक चीज़ आपको बताया है कि मैंने लास्ट में जो क्वेश्चंस था उसमें मैंने डायग्राम बनाया है, ठीक है। बच्चे देख रहे हैं, ठीक है, कि टीचर्स जो है 2 सर्किल बना रही हैं, एक सर्किल में टीचर्स ने पूरा कलर कर रखा है। ये टीचिंग TLMC तो यूज कर रहे हैं हम, भले ही हमारे पास अलग एक्स्ट्रा TLM नहीं है, लेकिन हमने ब्लैक बोर्ड को एक अच्छा TLM की तरह यूज किया है। और दूसरा ये चीज करके हमने ऐसे करके बता दिया। अब हम इस तरीके से अपना एक TLM यूज कर रहे हैं, तो पहले बच्चा इन 2 सर्किल को देखेगा, फिर आपकी बात सुनेगा, तो इस यूज कर रहे हैं कि नहीं, ये चीज देखेंगे कि आपका पहले आप कोई डायग्राम दिखा रहे हैं, फिर थोड़ी देर बाद आपने उस डायग्राम को एक्सप्लेन किया, यानी कि पहले ऑडियो और फिर तो इस तरीके से ये चीज देखी जाती है, दृश्य श्रव्य क्रम में परिवर्तन। इसके बाद आपकी ये पूरी टेबल कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आप इस टेबल को बनाने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप जो होगा माइक्रो टीचिंग में, इस फॉर्मेट में स्किल्स को विशिष्ट अवलोकन, ये भी सब में सेम ही है। क्यों बनाया जाता है मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। ये टीचर्स ही इसमें कमेंट लिखेंगे, ठीक है, और नीचे टीचर्स के हस्ताक्षर, जो टीचर्स आपको ऑब्जर्व कर रहा होगा कि आपके शरीर आपने इतने सारे चेंजेस आपके बॉडी में हो रहे हैं कि नहीं, जब आप पढ़ा रहे हो उद्दीपन परिवर्तन कौशल के अंडर में, तो इस स्किल्स का अगर यूज़ कर रहे हो तो आप ये 6 पॉइंट्स आपके यूज़ कर रहे हो कि नहीं, तो ये सब चेक करता है और उसके बाद वो कमेंट लिखते हैं। कमेंट पॉजिटिव निगेटिव दोनों होते हैं। इनकेस अगर निगेटिव कमेंट आ जाता है तो आपको यही स्किल्स दोबारा बनाने को कही जाती है, और तब तक बनता है जब तक पॉजिटिव। ये चीज़ मैं एक्सप्लेन करूँगी कि माइक्रो टीचिंग में क्या प्रोसेस होता है, ठीक है, वो चीज़ आप तानी ध्यान दीजिएगा। पर हाँ, ये होता है कि माइक्रो टीचिंग में आपके 10 प्लान्स बनाए जाते हैं, 5 स्किल्स रहती हैं, और ये 10 प्लान्स बटे होते हैं कि 5 अगर आप साइंस के बनाओगे तो 5 आप मैथ्स के बनाओगे। हालांकि हमारे स्कूलों में जो स्किल्स में प्लान बनाने के बाद उससे क्रॉस मतलब कमेंट्स पॉजिटिव निगेटिव दोनों रखे जाते हैं, उसे दोबारा नहीं बनवाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर फॉरेन वगैरह में देखा जाए तो जब तक पॉजिटिव आंसर नहीं आ जाता है ना, तब तक उसी फॉर्मेट को मैथ्स के 5 स्किल्स में अगर आपको कई बार फॉर्मेट बनाना पड़ा तो बनाना पड़ता है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको 5 स्किल्स पे फॉर्मेट बनाने सही बनना चाहिए, बस कमेंट पॉजिटिव हो निगेटिव हो, अगर निगेटिव हो तो दोबारा नहीं बनवाते हैं वो, ये चीज़ रहती है। और कोशिश करिएगा कि आपके माइक्रो टीचिंग में कमेंट्स पॉजिटिव ही रहें, क्योंकि एग्जामिनर्स माइक्रो टीचिंग का अब चित्र लखनऊ यूनिवर्सिटी में अलग से होता है, वरना
17-18 में बात करें तो उस समय माइक्रो टीचिंग फुल लेसन प्लान के साथ ही होती थी, लेकिन अब जो होती अलग कर दी गई है। माइक्रो टीचिंग का एग्ज़ाम होता है। पहले माइक्रो टीचिंग का एग्ज़ाम नहीं होता था, केवल टीचर्स ही करते थे। अब माइक्रो टीचिंग का एग्ज़ाम होता है, प्रैक्टिकल होता है। इस प्रैक्टिकल को जो करवाते हैं वो हैं आप ही के जो प्रोफेसर होंगे स्कूल के, वही करवाते हैं। इसमें बाहर से एग्जामिनर नहीं आता है माइक्रो टीचिंग का एग्ज़ाम कराने के। गवर्नमेंट स्कूल का मुझे पता है, प्राइवेट स्कूल का तो मैं नहीं कह सकती, हो सकता आते हो माइक्रो टीचिंग का एग्ज़ाम लेने टीचर्स आते हो, पर गवर्नमेंट में वहीं के प्रोफेसर ही लेते हैं ये वाला एग्ज़ाम माइक्रो टीचिंग का। ठीक है, तो उनके साथ भी वही है कि आपको अच्छे से अपना तैयार करके जाना होता है, पूरा आपको देना होता है। तो आज का जो टॉपिक था हमारा माइक्रो टीचिंग का, वो कंप्लीट हो गया है। इस टॉपिक से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेश्चंस हो या कोई टॉपिक समझ में नहीं आया हो, फॉर्मेट समझ में नहीं आया हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो में आपका कमेंट लेते हुए उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दूँ। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो जो आपकी रहेगी वो सूक्ष्म शिक्षण से लेकर होगी। ठीक है, आपने इतना कुछ सारी स्किल्स पढ़ ली हैं, तो सूक्ष्म शिक्षण का कैसे यूज़ होगा, ठीक है, क्या होता है जब बीएड में क्वेश्चन पेपर्स आते हैं। इतनी सारी स्किल्स सीखने के बाद ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ माइक्रो टीचिंग में इसका यूज़ करना है और फिनिश नहीं। जितने लेक्चर्स पढ़ाएं उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस बताऊंगी आपको कैसे कैसे आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। और इसके अलावा मैं ये भी बता दूंगी कि जब आप कॉम्पिटिशन के एग्ज़ाम में बैठेंगे टीचिंग से रिलेटेड, तो उसमें माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो मैं आपको बता दूंगी। तो आपका दोनों चीज़ हो जाएगा, मतलब कॉलेज का भी हो जाएगा और कंपटीशन का भी हो जाएगा, दोनों एक साथ कवर हो जाएगा।